नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं विकास भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के करंट अफेयर के इस लाइव सेशन में। आज के करंट अफेयर के इस लाइव सेशन में साथियों हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक की अगर बात की जाए तो हाल ही में रूस और ईरान के बीच हुए महत्वपूर्ण रेल परियोजना के समझौते पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये हाल ही में रूस और ईरान के बीच में हुआ महत्वपूर्ण रेल समझौता कैसे आने वाले समय में भारत के जो है वो मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग के बीच जो रेल परियोजना है उसके को जोड़ने के लिए किस तरीके से ये कारगर जो है वो साबित होने वाला है। साथियों साथ ही हम डिस्कस जो है वो करने वाले हैं इस रेल परियोजना के समझौते के साथ साथ जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उस पर भी जो है वो डिस्कशन करेंगे। साथ ही डिस्कशन करेंगे चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर भी आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन भी करेंगे, दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे कि कैसे ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत के लिए व्यापारिक रूप से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ये समझौता। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जैसे द हिंदू के जो है वो एक आर्टिकल छपा जिसमें था कि रसिया एंड ईरान साइन डील फॉर रेलवे कॉरिडोर इंटेंड टू रिवील स्वेज कैनाल, कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो है वो स्वेज जो कैनाल है उसका प्रतिद्वंदी जो है वो रेलवे कॉरिडोर जो है वो उस पर समझौता जो है वो हुआ है। तो ये रेल परियोजना की अगर बात करें, इस समझौते की बात करें उससे पहले हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आखिर है क्या। साथियों ये कॉरिडोर जो है वो लगभग 7200 किलोमीटर का एक मल्टी मोड ट्रांजिट सिस्टम है। मल्टी मोड ट्रांजिट सिस्टम का मतलब है कि इसमें सड़क और रेल का जो है और जहाज, सड़क रेल और जहाज का जो है ये मार्गों को जो है वो जोड़ने का कार्य इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से जो है वो किया जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 7200 किलोमीटर का मल्टी मोड ट्रांजिट सिस्टम है जो भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस और मध्य एशिया और यूरोप के बीच कार्गो ले जाने के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्गों को जोड़ता है। इन सदस्य देशों के बीच में परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत के बीच में 12 सितंबर 2000 के बीच सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में यह महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। अब आप सोचते हैं कि 2000 में हुआ यह महत्वपूर्ण समझौता, आखिर इतने सालों तक यह समझौता आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। जितने भी इसके सदस्य देश थे इस इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उनके बीच में इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। उसके कई सारे रीजंस रहे, जैसे हाल ही में रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हो, ईरान पर जो है वो लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा हो। तो कई ऐसे कारण रहे, कुछ देशों के आंतरिक कारण रहे, फाइनेंशियल इश्यूज रहे, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को इतने सालों तक आगे नहीं बढ़ाया जा सका। लेकिन हाल ही में रूस और ईरान के बीच जो हुआ एक महत्वपूर्ण रेल परियोजना का समझौता, इस पूरे रेलवे प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उस कॉरिडोर को आने वाले समय में पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम और ईरान और रूस की तरफ से है। अभी ईरान पर भी जो है वो अमेरिका की तरफ से आर्थिक प्रतिबंध जो है वो लगाए गए हैं और रूस पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो दोनों के लिए ही ये परियोजना काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही में भारत के लिए परियोजना कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है उस पर भी आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की सदस्यता का विस्तार भी हुआ और इसमें अजरबैजान, अर्मानिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस और ओमान जैसे देशों को आने वाले समय में शामिल भी किया गया। तो ये तो है कि ये एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, लगभग 7200 किलोमीटर का ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो रेल मार्ग को, सड़क मार्ग को और जहाज मार्ग को, समुद्री मार्ग को जोड़ने का कॉरिडोर है। अब इसको मैप के जरिए समझते हैं कि भारत के लिए यह सामरिक रूप से और आर्थिक रूप से कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो आइए समझते हैं इसको एक मैप के जरिए। साथियों भारत का जो खाड़ी देशों में व्यापार होता है, यूरोपियन देशों में जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। आज के समय में समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 85% जो व्यापार है वो समुद्री मार्ग के माध्यम से किया जाता है। लेकिन आज की अगर बात करें, आज की वर्तमान परिस्थितियों की अगर बात करें तो साथियों आज के समय में उपभोक्ता सर्वोपरि है।
बाजार जो है वो प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में है और इस प्रतिस्पर्धी बाजार में उपभोक्ता जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो एक तरीके से बाजार का आप कह सकते हैं कि राजा है। आज के समय में कंपनियों के लिए यह बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है कि उत्पाद को उचित समय पर, उचित स्थान पर, उचित माध्यम से और उचित कीमत पर पहुंचाया जाए। अक्सर आप भी देखते हैं कि आप कहीं से भी, कोई भी ई कॉमर्स साइट से जब ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसमें एक साइट पे आ रहा हो कि 10 दिन में डिलीवर होगा और एक में आ रखा हो कि 4 दिन में डिलीवर होगा, तो ऑब्वियसली आप 4 दिन वाले को ही जो है वो ऑर्डर करेंगे। तो इस समय इसलिए महत्वपूर्ण है कि उचित समय पर आपको उत्पाद मिले। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगा, यानी अगर जल्दी उपभोक्ता तक उत्पाद पहुंचाया जाएगा तो इसमें लागत भी जो है वो कम आएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आएगी और कंपनियों के लिए भी और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए व्यापारिक दृष्टि से भी साथियों वो काफी महत्वपूर्ण होगा। तो देखें कि भारत का खाड़ी देशों तक और रूस तक अभी जो व्यापारिक मार्ग है, जो स्टैंडर्ड रूट भारत का है, वो किससे है कि आप यहां देखते हैं कि जैसे मुंबई के पोर्ट से अगर प्रोडक्ट को पहुंचाना हो यूरोप तक या रूस तक तो वो कैसे पहुंचेगा? ये अरबियन जो है अरबियन सागर से, अरब सागर से होता हुआ स्वेज कैनाल से होता हुआ, ये नॉर्थ सी से, बाल्टिक सागर से होता हुआ मॉस्को रूस में पहुंचता है। यानी अभी जो समुद्री मार्ग से हम रूस तक पहुंचते हैं साथियों, उसमें काफी ज्यादा समय लग रहा है। आप मैप के जरिए बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि अभी का जो रूट है वो समुद्री मार्ग से होता हुआ, यहां जो स्वेज कैनाल है, आपने देखा 2 साल पहले स्वेज कैनाल जो है वो बीच में जाम भी हो गई थी। यहां काफी ज्यादा जो है वो ट्रैफिक जैसी समस्याएं जो है वो हो गई थी। एक जो बहुत बड़ा बोट था वो इसमें फंस गया था, तो पूरी दुनिया में जो समुद्री ट्रांसपोर्ट था एक तरीके से, उसमें एक ट्रैफिक जैम जैसी समस्या आ गई थी और उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो इस स्वेज कैनाल जिसकी जो चौड़ाई है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा बोट जो है वो एक साथ यहां से निकल सके, तो इस स्वेज कैनाल से होते हुए बाल्टिक देशों से होते हुए हम मॉस्को पहुंचते हैं। यानी रूस से अगर भारत को व्यापार करना हो, इधर मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया के जितने भी देश हैं उनसे व्यापार करना हो, तो व्यापार का यही समुद्री मार्ग है। यहीं से आप यूरोप तक व्यापार जो है वो कर सकते हैं। इसमें लगभग 45 से 50 दिन तक का समय जो है वो साथियों लग जाता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि 45 से 50 दिन अगर समय लग रहा हो तो इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आज के समय में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है मार्केट में, और प्रतिस्पर्धी बाजार में उपभोक्ता सर्वोपरि है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट यह भी है कि उपभोक्ता को कम कीमत पर भी उत्पाद पहुंचाया जाए। अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की कोशिश दुनिया भर की सरकारों के द्वारा की जा रही है ताकि उत्पाद की कीमत को कम किया जा सके और उपभोक्ता को उसका फायदा पहुंचाया जा सके। इसी के तहत जो है वो इंटरनेशनल, आप देख रहे हैं रेड जो रूट आपको नजर आ रहा होगा, वो रेड रूट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और जो ये ब्लू में आप देख पा रहे हैं ये स्टैंडर्ड रूट है जो पुराना समुद्री मार्ग से होता हुआ हमें खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में, रूस में या यूरोप तक पहुंचाने के लिए है। अभी हम जो बात कर रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की साथियों, वो मुंबई महाराष्ट्र से होते हुए चाबहार पोर्ट, ये आप देख पा रहे हैं चाबहार पोर्ट ईरान में भारत ने ही डेवलप किया था, लेकिन भारत को इस चाबहार पोर्ट का इतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है। उसका रीजन है कि खाड़ी देशों तक आगे इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। अब जो रेलवे प्रोजेक्ट है, ये रेलवे प्रोजेक्ट जो है इंटरनेशनल जो है वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये है जो रूस से होते हुए सोवियत रूस के जो और भी देश हैं जो विखंडन हुआ वो देशों से जोड़ते हुए ईरान से होते हुए कहां पहुंच रहा है? चाबहार पोर्ट तक पहुंच रहा है। तो अभी इसमें एक रूट ऐसा था जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो रेलवे के माध्यम से नहीं जुड़ा हुआ था, केवल रोड के माध्यम से ही जुड़ा हुआ था। अगर वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो रूस से ईरान के चाबहार पोर्ट तक आने वाले समय में रेल परियोजना को या रेलवे प्रोजेक्ट को पहुंचाया जा सकता है, जिससे व्यापारिक दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और यह 45 से 50 दिन तक का जो समय है, यह लगभग 25 से 30 दिन में पहुंच सकता है, यानी 10 से 15 दिन की समय की बचत, साथ ही में लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी लगभग 30% तक की कमी आने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। तो आज के समय में लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर 30% घटता है वो भी महत्वपूर्ण है, साथ ही में 10 से 15 दिन का समय की भी अगर बचत होती है
तो वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम रूस से यूरोप तक भी इस रेल परियोजना के माध्यम से साथियों पहुंच सकते हैं, तो ये हमारे लिए, भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आगे, अब आप सोचें कि आगे कैसे है, तो आगे फिलहाल अभी तक के लिए हम कह सकते हैं कि जहाज से, समुद्री मार्ग से होते हुए हम भारत यहां सामान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है, वो फ्यूचर प्रोजेक्ट ये है कि चाबहार पोर्ट से मुंबई तक रेल परियोजना का भी एक महत्वपूर्ण जो है वो आगामी परियोजना भारत सरकार की है, जिसमें हम चाबहार पोर्ट तक रेल परियोजना समुद्री मार्ग से जो है वो पहुंचाने के लिए इस दिशा में भारत काम कर रहा है। हाल ही में I2U2 का भी संगठन का सम्मेलन हुआ था साथियों, जिसमें था I2U2 जो संगठन है उसमें इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूनाइटेड अरब अमीरात UAE, इसमें अमेरिका भी चाहता है कि भारत की कनेक्टिविटी खाड़ी देशों में हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत की नजदीकियां ईरान और रूस से बढ़ें और इसका फायदा ईरान और रूस को मिले कि वो सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से मिडिल ईस्ट में मजबूत हों। इसलिए वो भारत और UAE को साथ लेकर खाड़ी देशों में रेल प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत का जो है वो रेल प्रोजेक्ट UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात से मुंबई तक पहुंचे। यानी आने वाले समय में, अभी समुद्र में केवल जहाज चलते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए साथियों, आपको आने वाले समय में मुंबई से जो है वो चाबहार पोर्ट या मुंबई से UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए रेलवे प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो यह व्यापारिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, सामरिक और कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से भी साथियों उतना ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने वाला है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये 4 देशों के 10 बड़े शहरों को जोड़ेगा। इसमें आप डिटेल से समझ सकते हैं कि ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये पहले से शुरू हो चुका है। मॉस्को, रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को के बीच में 701 किलोमीटर की दूरी है। इसमें रोड नेटवर्क पहले से है और रेल सेवा भी पहले से चल रही है। इसके अलावा अस्त्राखाना रूस में ये तीसरा डेस्टिनेशन है इसका, ये मॉस्को से कहा जाएगा अस्त्राखाना, और इसकी कुल लंबाई 1398 किलोमीटर। मैंने कहा टोटल कॉरिडोर 7,500 किलोमीटर का है, इसमें 1398 किलोमीटर की दूरी है। इसमें भी रोड 119 किलोमीटर का रोड नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क भी ऑलरेडी पहले से डेवलप है। इसके बाद में अगला डेस्टिनेशन है बाकू, अजरबैजान। यह अस्त्राखाना से बाकू शहर तक 899 किलोमीटर की लंबाई है। इसमें भी रोड नेटवर्क है कुछ दूरी तक और रेलवे लाइन पहले से ही डेवलप है। अस्तारा ये 5वीं डेस्टिनेशन है और ये बाकू शहर से अस्तारा शहर तक 289 किलोमीटर का जो है वो हाईवे और रेलवे लाइन जो है वो पहले से ही क्या है, डेवलप है। अब जो अभी समझौता हुआ है, ये बीच का एक रास्ता ऐसा था जो अब तक रेल प्रोजेक्ट यहां शुरू नहीं हो पाया था, रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई थी, और ये थी ईरान के रास्त शहर अस्तारा से रास्त के बीच में 165 किलोमीटर केवल सड़क मार्ग था। अब यहां पर रेलवे प्रोजेक्ट पर भी क्या हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच में हाल ही में जो रेल समझौता हुआ है साथियों, वो अस्तारा से रास्त शहर के बीच का 165 किलोमीटर रेलवे प्रोजेक्ट पर ही एग्रीमेंट हुआ है, और इसमें केवल अभी तक नेशनल हाईवे था। आने वाले समय में यहां पर रेल परियोजना अगर शुरू हो जाएगी तो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये ईरान से रूस तक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में ईरान से मुंबई के लिए समुद्री मार्ग से भी आप आ सकते हैं, और भविष्य में इसी के तहत आप इस पर रेलवे प्रोजेक्ट की दिशा में भी काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि व्यापारिक दृष्टि से यह प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा आने वाले समय में। उसके बाद तेहरान, ईरान के तेहरान का रूट का मुख्य जंक्शन रास्ते से यहां जो है रात से तेहरान तक 320 किलोमीटर का रेलवे प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले से डेवलप है। 8वां जो शहर है वो है बाफ, ईरान। तेहरान से बाफ तक 745 किलोमीटर सिंगल रेल सेवा जो है वो पहले से है। इसके बाद में 5वां जो शहर है वो है बंदर अब्बास, ईरान में। बाफ से यहां तक 618 किलोमीटर के रोडवे के साथ डबल रेल लाइन पहले से डेवलप हो चुकी है। और उसके बाद में है ईरान के बंदर अब्बास से मुंबई, महाराष्ट्र। अब बंदर अब्बास से मुंबई के बीच में
1500 किलोमीटर की समुद्री दूरी है साथियों, और इसी पर आने वाले समय में यह अरब सागर से होते हुए रेल परियोजना जो है वो पहुंचेगी भारत में। और उसके बाद अबर शहर से आप भारत ने जो है वो चाबहार पोर्ट जो ईरान में डेवलप किया है उसको भी जो है वो आप जोड़ सकते हैं। तो ये आने वाले समय में समुद्री मार्ग से भारत को ईरान से रेलवे प्रोजेक्ट के माध्यम से जोड़ देगा। तो भारत के लिए ईरान का रेलवे प्रोजेक्ट, भारत के लिए अमेरिका की तरफ से जो सुझाव आ रहे हैं, अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही कि भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में रेलवे परियोजना को शुरू किया जाए। भारत और अमेरिका मिलकर खाड़ी देशों में रेलवे प्रोजेक्ट की को डेवलप करने पर काम करें। इधर रूस चाहता है कि भारत जो है वो इस प्रोजेक्ट में साथ रहे उनके, और खाड़ी देशों में इस रेल परियोजना में भारत भी उनके साथ में जुड़े। यानी जो भी चीजें हों आने वाले समय में, इन जो भी खाड़ी देशों में जो रेलवे प्रोजेक्ट होने वाले हैं उसमें मुख्य केंद्र निश्चित रूप से भारत बना रहेगा, चाहे वो यूएई से भारत के बीच का रेलवे प्रोजेक्ट हो या ईरान से भारत के बीच का रेलवे प्रोजेक्ट हो, इसमें मुख्य भूमिका में भारत साथियों रहने वाला है। अब हम जो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, आप सभी ने सुना होगा चाइना का वन बेल्ट वन रोड OBROR, जो वन बेल्ट वन रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इन इकोनॉमिक कॉरिडोर को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि भारत का मुंबई से अभी खाड़ी देशों में या यूरोप तक या रूस तक पहुंचने का यह स्टैंडर्ड मार्ग आप देख पा रहे हैं, जो ब्लू लाइन है उसके माध्यम से स्वेज नहर से होते हुए बाल्टिक देशों तक रूस में पहुंचते हैं। लेकिन जो नया रेलवे प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, रूस से भारत की तरफ जो है साथियों ये रेलवे प्रोजेक्ट है। तो भारत के लिए ये व्यापारिक दृष्टि से इसकी उपयोगिता, इसकी महत्वपूर्ण जो था वो आपको बताया कितना महत्वपूर्ण है। चाइना के लिए भी वन बेल्ट वन रोड इतना ही महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि चाइना के लिए अभी अगर देखें यूरोप तक या रूस तक पहुंचने के लिए तो इस इंडो पैसिफिक रीजन से होते हुए, अरब सागर से होते हुए, वही स्वेज कैनाल से होते हुए वो रूस तक पहुंचता है। यानी चाइना का जो मार्ग है वो हमसे भी लॉन्गेस्ट मार्ग है, हमसे भी दूरी वाला मार्ग है, जो है वो जो समुद्री मार्ग से व्यापार रूस के साथ चाइना करता है वो। अब उसका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर वन बेल्ट वन रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये चाइना के सिजियान प्रांत से होते हुए रेल और रोड प्रोजेक्ट होते हुए ये आपका पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए ईरान के तेहरान से इस्तांबुल तक आप देख रहे हैं, यूक्रेन, मॉस्को और जर्मनी तक जो है वो जा रहा है। यानी ये चाइना के लिए भी वन बेल्ट वन रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर उतना ही है। अभी भारत का स्टैंडर्ड रूट आप देख पा रहे हैं, ब्लू टिक वाला रेड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ रेलवे प्रोजेक्ट का है। यहां पे ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइना का जो है वो समुद्री मार्ग से होते हुए यूरोप तक पहुंचने का मार्ग है, और जो नया मार्ग है चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड सिजियान प्रांत से होते हुए आपका ईरान से होते हुए मॉस्को तक पहुंच रहा है। तो चाइना के लिए भी वन बेल्ट वन रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारत के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। दोनों में बस अंतर इतना सा है कि वन बेल्ट वन रोड जो है वो पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है, और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है साथियों ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो है वो जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। अब दोनों को तुलनात्मक रूप से मैंने कहा था कि कंपेयर करते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वन बेल्ट वन रोड के विकल्प के रूप में कितना कारगर होगा, क्या ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रेल जो है वो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हैं या दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, उन पर बात करते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और वन बेल्ट वन रोड यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है और ये इससे भारत जो है वो जुड़ा हुआ है, ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हैं लेकिन असंगत नहीं है एक दूसरे के। जो वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जाता है, जबकि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को जाता है। ये देश इन दोनों देशों
का दोनों इन देशों का दोनों जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हैं उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन भारत वन बेल्ट वन रोड को चुनौती देने के लिए इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से नहीं जुड़ा है। साथियों, अगर आपको लगता है कि भारत वन बेल्ट वन रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर को चुनौती देने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये मैंने पहले भी बताया कि यह पूर्व से पश्चिम की तरफ को जोड़ने वाला कॉरिडोर है, यह उत्तर से लगभग दक्षिण की दिशा में जोड़ने वाला कॉरिडोर है। दोनों यहां जो खाड़ी देश हैं, मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, वो दोनों प्रोजेक्ट का फायदा उठा सकते हैं। यानी खाड़ी देश हो या रूस हो, इससे तो दोनों देश अगर जुड़ते हैं, दोनों संगठनों से, दोनों ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ते हैं, तो मिडिल ईस्ट के देशों को तो दोनों ही कॉरिडोर से फायदा होने वाला है। लेकिन भारत जो है वो ऐसा नहीं है कि इसकी काट निकालने के लिए या इसका विरोधी होने के नाते भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ रहा है, बल्कि भारत इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि ये भारत के लिए ही काफी महत्वपूर्ण है। भारत इसलिए INSTC में रुचि ले रहा है क्योंकि मध्य एशिया के सभी देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध तब से रहे हैं जब से सोवियत संघ का विखंडन हुआ है, परंतु इन संबंधों को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। USSR के जितने भी देश थे साथियों, मध्य एशिया के जितने भी देश हैं या खाड़ी देश हैं, उनमें के साथ भारत के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे। USSR के विभाजन के बाद में भारत जो है वो USSR से विभाजित हुए देशों के साथ भी अपने व्यापारिक संबंधों की शुरुआत उन्होंने की, लेकिन वो इतने ज्यादा सफल नहीं हो पाया। अभी भारत जैसे जो है वो SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा, जिससे उज्बेकिस्तान जो सोवियत रूस का ही हिस्सा था, खुद रूस उस संगठन का हिस्सा है। तो निरंतर भारत प्रयास कर रहा है कि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर किया जाए, राजनीतिक रूप से भी रिलेशन को बेहतर करें और आर्थिक रूप से भी एक दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया जा सके। इसीलिए भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उससे जुड़ रहा है। भारत सभी देशों को विकल्प दे रहा है, वह उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है क्योंकि ये सभी देश भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि भारत के लिए इस मिडिल ईस्ट के सभी देश काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए भारत इन देशों को वन बेल्ट वन रोड का एक विकल्प इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तौर पर दे रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों में तेल, गैस और यूरेनियम को भारत लाने में कोई रास्ता नहीं है। वहां पर बहुत से आतंकवादी गुट भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं साथियों। जैसे इस्लामिक मूवमेंट है या उज्बेकिस्तान हिजबुल तहरीर, अब यहां पर इस्लामिक स्टेट भी सक्रिय होता जा रहा है। तो भारत कोशिश कर रहा है कि इन देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत किया जाए। अफगानिस्तान में तालिबान का जो है वो शासन फिर से वहां पे शुरू हो गया है। तालिबान की चाइना से भी नजदीकियां जो है वो लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन भारत ने भी तालिबान के साथ जो है वो अपने राजनीतिक संबंधों की फिर से शुरुआत की है। और इस जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है साथियों, इसका फायदा भारत को यह भी मिलेगा कि भारत फिर ईरान से होते हुए अफगानिस्तान तक जो है वो पहुंच सकता है। तो अफगानिस्तान पहुंचने के लिए भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी हमें पाकिस्तान पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर ईरान से होते हुए अफगानिस्तान की जो है वो आर्थिक मदद करनी होती है, हम डायरेक्ट अफगानिस्तान नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर स्टार्ट होता है तो ये भारत को न केवल मध्य एशिया से के देशों से जोड़ेगा, रूस से जोड़ेगा या यूरोपियन देशों से जोड़ेगा, बल्कि अफगानिस्तान जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और चाइना की नजदीकियां एक दूसरे के साथ बढ़ें। इसीलिए भारत जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है। तालिबान का समर्थन तो भारत प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहा, लेकिन अफगानिस्तान के साथ भारत के राजनीतिक संबंध जो है वो लगातार बेहतर करने की कोशिश भारत के द्वारा की जा रही है। तो साथियों, आज के इस करंट अफेयर के लाइव सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि हाल ही में रूस और ईरान के बीच हुआ महत्वपूर्ण जो रेल परियोजना है, वो रेल परियोजना कैसे आने वाले समय में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, इस परियोजना को पूरा करने में कारगर साबित होगा,
किस तरीके से ये कॉरिडोर जो है वो भारत को मिडिल ईस्ट से, मध्य एशिया से, यूरोप से जोड़ने के लिए कारगर साबित होगा और किस तरीके से ये व्यापारिक दृष्टि से और आर्थिक रूप से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण जो है वो कॉरिडोर होने वाला है। इन सभी पहलुओं को आज के इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की। साथ ही हमने समझने की कोशिश की कि वन बेल्ट वन रोड चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी हमने कंपैरिजन करने की कोशिश की, दोनों को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से चाइना के लिए वन बेल्ट वन रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर कारगर साबित हो सकता है, ठीक उसी तरीके से भारत के लिए भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कारगर साबित हो सकता है। उम्मीद है आज के सेशन में जो भी दी गई जानकारियां हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आई होंगी। ऐसे ही करंट अफेयर के लाइव सेशन के लिए आप जुड़े रहे वाइब्रेंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आज के सेशन में जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही और नई जानकारियों के साथ और ऐसे ही करंट अफेयर के महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जो है वो टॉपिक्स पर हम लगातार जो है वो इस चैनल पर डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए मैं विकास भास्कर आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं एक और नए करंट अफेयर के लाइव सेशन के साथ। शुभ रात्रि, गुड नाइट।